हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर जो उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती है उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। और ये देखिए, दो दो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, दो सब्जेक्ट के। एक तो आपका साइंस का, जो मैथ साइंस गणित और विज्ञान वर्ग वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है। ठीक है, 50 क्वेश्चन पूरे पूरे उसमें रहेंगे। और जो दूसरा है वो आपका सोशल साइंस है। ठीक है, सोशल साइंस जो आपका कंपलसरी पेपर है, चाहे वो हिंदी से हो चाहे मैथ से पेपर दे रहा हो, मतलब किसी भी ग्रुप से आप पेपर देंगे, लेकिन आपको सोशल साइंस वाला वो कंप्लीट करना ही होगा। ठीक है, तो एक तो सोशल साइंस वाला हो जाएगा आपका, जो कंपलसरी पेपर 50 नंबर का है। दूसरा आपका साइंस का। तो ये दो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे स्टार्ट किए जा रहे हैं। और इन प्रैक्टिस सेटों में जितने भी अच्छे पब्लिकेशंस हैं, जैसे यूथ का है, काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आपका ई दृष्टि का है। और एक लड़के ने मुझे कमेंट किया था कि प्रभात का पब्लिकेशन वो मुझे मिल नहीं रहा है, और वो कह रहा है काफ़ी टफ है। तो मैं उसको भी कोशिश कर रहा हूँ कि वो मिल जाए। तो टफ है तो उसको भी करवा दिया जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से कम मैं कोशिश करूंगा कि आपको 40 प्रैक्टिस सेट लगभग सबके आपको साइंस के और सोशल साइंस के करवा दूं। इसके अलावा जो मैथ है उसको भी बाद में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतने चीज़ों को करेंगे, क्योंकि अभी साइंस की वन लाइनर भी चल रही है, तो उसके साथ ये भी चलता रहेगा। तो चीज़ें समय से आपकी सारी कंप्लीट हो जाएंगी। करंट अफेयर आपकी जल्दी ही कम कंप्लीट भी हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि साइंस के जो 50 क्वेश्चन है उसमें से आप लोग कितने सही कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते कि सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है इसलिए यहाँ पे गलत हो गया। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और प्लीज़ आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि अब पूरा 50 नंबर का यहाँ पर आपका बन रहा है। ठीक है, 50 नंबर की साइंस आएगी, पूरे 50 नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, विज्ञान, पहला क्वेश्चन देखिए, भार की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम या डाइन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो भार का, वेट का जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन है। ठीक है, और बाकी जो एसआई मात्रक भौतिक राशियां जितनी भी हैं उसमें लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, कृत कार्य कहते हैं, आवेग कहते हैं, कि बल कहते हैं। ठीक है, तो 102, क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट आंसर है वो है आपका ए। ठीक है, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ठीक, कार्य करने की दर को पावर कहते हैं, मतलब शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और जो शक्ति होता है, शक्ति, ठीक है, ये क्या होता है? एक अदिश राशि होती है। वो सॉरी, वो जो शक्ति है वो क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। अब क्वेश्चन नंबर 103, तीसरा है क्वेश्चन। यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, बदलता रहेगा या समान रहेगा? 103 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बढ़ेगा। यदि साधारण लोलक है, उसकी पेंडुलम की लंबाई अगर बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? टी इक्वल टू 2 पाई, ठीक, अंडर रूट यल अपॉन जी। ठीक है, यल क्या है? लोलक की लंबाई है। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। और टी आपका आवर्तकाल है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना यहाँ पर मतलब वैल्यू रख के आप लोग, अगर कभी क्वेश्चन आवर्तकाल से संबंधित आ जाए तो इससे रख के आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, सॉरी आपके हिसाब से चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो राइट आंसर है, काफ़ी इजी है, आप लोगों को इसका पता होगा, ऑप्शन सी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, किसमें से नहीं कर सकती? द्रव, ठोस, हवा या निर्वात? तो ध्वनि जो है वो क्या करती है? वो किसमें से गमन, किसमें से नहीं चल सकती? ठीक है, तो वो निर्वात में नहीं चल सकती ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्वनि जो है वो
सदैव तरंगों के रूप में गमन करती है, अर्थात तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। और वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों के रूप में चलती हैं, ठीक। और जब उसमें निर्वात में वो नहीं चल सकती, ठीक है। तो नेक्स्ट है, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रिज्म या विकिरण? ठीक है, अगर सही से आप लोगों ने कभी प्रैक्टिकल किया होगा इस मामले में तो आपको पता होगा। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। प्रिज्म, प्रिज्म ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आप लोग सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों, मतलब अलग सूरज की रोशनी उसके अंदर से जब गुजरती है तो आपको कलर सारे अलग अलग आपको दिखाई देंगे। तो संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो क्या होगा? प्रिज्म। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है, किसकी तरफ झुकती है? अभिलंब की ओर और कम गति से, अभिलंब से दूर और कम गति, अभिलंब की ओर और तीव्र गति, अभिलंब से दूर और तीव्र गति। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपके हिसाब से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अभिलंब से दूर और तीव्र गति से, ठीक है। ठीक। प्रकाश परावर्तन का जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, और विरल माध्यम से प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं अब यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5C के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? ठीक है, तो आपको अगर फॉर्मूला पता होगा तो चीजें आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएंगी। देखिए, कार्य 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 कैसे निकलता है? कार्य बराबर क्या होता है? विभवांतर विभवांतर गुणा आवेश, ठीक। आवेश, विभवांतर गुणा आवेश। तो आपका जो विभवांतर है वो कितना दिया गया है? 10 वोल्ट, तो 10 हो गया। आवेश आपका कितना दिया गया? 5, तो कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 50 जूल, ठीक है। अब ये याद, बस इसमें तो देखिए सारे 50 ही थे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 50 जूल होगा, ठीक है। 50 वोल्ट नहीं होगा, 50 एंगस्ट्रॉम नहीं होगा। और ये सी क्या, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, पता नहीं क्या सी का यहाँ पर क्या क्या मतलब यहाँ पे रखा गया है। अगला देखिए, यदि कॉयल जो होता है, ठीक है, का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत के इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी? ठीक है, तो इसका भी आपको ओम के नियम के अनुसार आपको लिख लेना चाहिए। जो इसका फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर, ठीक है। तो आपका जो आई है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो धारा आपसे पूछी गई है, धारा आपसे पूछी गई है, और आपके पास प्रतिरोध आपका आर कितना दिया गया है? 750 दिया गया है। प्रतिरोध आपका 750 दिया गया, और विभवांतर यहाँ पे आपका दिया गया है 220 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे जब V बराबर आई आर में, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आर, ठीक है। I बराबर V अपॉन आर। तो I पूछी गई है, V आपका कितना है? 750, 750 और बटे में आपका 220। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.29 एम्पियर, 0.29 एम्पियर। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर में दर्शाया जाता है, किसमें दर्शाया जाता है? किलोवाट, घंटा, वाट, जूल या शक्ति में? काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, किलोवाट घंटा में, ठीक है। और जो किलोवाट घंटा है एक यूनिट उसको माना जाता है, और इसका मान क्या कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, ठीक। इसको एक यूनिट कह लें या फिर एक किलोवाट घंटा कह लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 111, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए धातु का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम, कॉपर, निकिल, टंगस्टन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, टंगस्टन, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? तारापुर, पोखरण, कलपक्कम या श्रीहरिकोटा?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पोखरण में किया था। ठीक है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को, ठीक, 18 मई 1974 को किया था। 1974 में किया था। राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण नामक स्थान है वहां पर। ठीक है, और इस परीक्षण का नाम जो था वो भी आपको पता होना चाहिए, क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। इस परमाणु परीक्षण में 12 टन क्षमता का विखंडन उपकरण शामिल किया गया था। तत्पश्चात 13 मई 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया, जो शक्ति 98 के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा 74 में हुआ था पोखरण में, वो हमारा असफल हो गया था। ठीक है, वो नहीं हो पाया था। और जो उसके पश्चात हम लोगों का 13 मई 1998 में हुआ था। देखिए, दूसरा जब परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में। ठीक है, तब शक्ति 98, देखिए पहला 74 वाला था, उसका जो परीक्षण का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, आपको दोनों याद रखने हैं। और जो मई मई 1998 में हुआ था उसका नाम था शक्ति 98, शक्ति और 98। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल प्राइस सिस्टम, ग्लोबल पीस, ग्लोबल पोस्टल सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठोसों का द्रवों में पिघलना, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, पदार्थों का किण्वन या द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। तो इसमें होगा पदार्थों का किण्वन। ठीक है, क्या होगा? पदार्थों का किण्वन जो है ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। जैसे दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना, ये सारे क्या है? मतलब आपके रासायनिक परिवर्तन है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 गुणा 10 की घात 23 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 गुणे 10 की घात 23 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 गुणे 10 की घात 23 परमाणु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 गुणे 10 की घात 23 अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। CO2, CO का सापेक्ष द्रव्यमान है, CO का। ठीक, CO का सापेक्ष द्रव्यमान कितना है? 28, 44, 12 या 16? तो ये आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं अगर आपको द्रव्यमान संख्याएं पता है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन की अगर आपको दोनों की पता है द्रव्यमान संख्या तो इजिली निकल आएगा। तो कार्बन की जो द्रव्यमान संख्या है वो है आपकी 12 और 16 है आपकी ऑक्सीजन के, तो इन दोनों को मिलाकर आपका 28 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? एन, ए, जेड या एक्स? तो इसको किया जाता है जेड से, जेड से डिकोड किया जाता है। ठीक है, प्रोटॉन। ठीक, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का है, क्या है? हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीकरण, शोधन या अवकरण? थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, मैं इसको बोल दे रहा हूँ। ठीक है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है? हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीकरण, शोधन या अवकरण? तो 18वें का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच होने की संभावना है 6, 9, 7 या 8? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 6। ठीक है, क्योंकि जब किसी विलेन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय, तथा जब किसी विलेन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय हो जाता है। यदि एक विलेन नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच मान 6 होने की संभावना होती है, क्योंकि वह अम्लीय विलेन का पीएच मान 7 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान, जो कैलोरी मान है, सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन, एलपीजी, प्राकृतिक गैस या मीथेन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का ऊर्जा मान या कैलोरी मान सर्वाधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आदर्श गैस या मतलब नोबेल गैस नहीं है? हीलियम, ब्रोमीन, आर्गन या नियॉन? तो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, निष्क्रिय गैसें ऐसे रासायनिक तत्व हैं,
कौन सा आदर्श गैस नहीं है पूछा गया, ठीक है, 121 का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, आदर्श गैस नहीं होती है। बाकी जो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन है, या क्या है, सारी आपकी आदर्श गैसें हैं। नेक्स्ट है, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, दूध का स्वाद बेहतर करने बनाने के लिए, दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए, दूध के गाढ़ेपन में सुधार करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, ठीक है, दूध का अम्लीकरण रोकने के लिए उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी है? इसका राइट आंसर है कार्बन, सल्फर, वेनेडियम या क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 123 का, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, क्रोमियम। क्रोमियम के कारण स्टेनलेस स्टील होता है वो जंगरोधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। डैश है का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है, बेंजीन, एथेनॉल, ब्यूटेन या एल्कोहल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, एथेनॉल एक अल्कोहल है, एथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। इसका अणुसूत्र क्या होता है, C2H5OH, ठीक है, एथेनॉल का, ठीक होता है। अब इसका प्रयोग मोटर गाड़ियों में पेट्रोल के साथ मिश्रित करके ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है, एल्काइन, समावयवी, एल्केन या एल्कीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, एल्केन, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है, पैराफिन भी यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन में, ठीक है। हीमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है, किससे संबंधित, पौधों की प्रजनन प्रणाली, रक्त, जानवरों के खान पान की आदत या हड्डियां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, रक्त से संबंधित, हीमेटोलॉजी रक्त से संबंधित है, ठीक है। और जो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन है, ठीक है, यहाँ पर पौधों की प्रजनन प्रणाली, विषाणुओं का अध्ययन, ठीक। तो यहाँ पर हीमेटोलॉजी किसका है, रक्त से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच खाली जगह ऊतक बनता है, कौन सा ऊतक बनता है, तंत्रिका, वसा, मांसल या एपिथेलियम, थियल, ठीक। तो 127 का है ऑप्शन बी, वसा, ठीक है, वसा होगा, ठीक है। संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है लचीला संयोजी ऊतक, फिर होता है सघन संयोजी ऊतक और फिर होता है विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं और फिर डैश है, तो क्या होते हैं, स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक, विभज्योतक ऊतक, सरल स्थायी ऊतक, विभज्योतक ऊतक, स्थायी ऊतक या सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक दोनों। तो 128 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। मतलब पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है विभज्योतक ऊतक और फिर स्थायी ऊतक, ठीक, 2 प्रकार के यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 129। जैव विविधता का आधारभूत स्रोत है, क्या है इसमें, उत्परिवर्तन, कॉस्मिक विकास, वंशानुक्रम या किण्वन क्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उत्परिवर्तन, ठीक है। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है, उत्परिवर्तन को माना जाता है। जीवों में होने वाला अचानक परिवर्तन जो वंशागत हो उत्परिवर्तन कहलाता है। और इसका जो जैव विकास का आधार किसको माना जाता है, तो ह्यूगो डी ब्रीज को। नेक्स्ट है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, नेमाटोडा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा या मोलस्का। तो इसमें है ऑप्शन बी, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति कहा जाता है, कैसी गति कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है क्रमांकुंचन, ठीक है, क्रमांकुंचन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, दिल, पित्ताशय, गुर्दे या प्लीहा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, किडनी, ठीक है। किडनी जो होता है वो शरीर का ऐसा अंग है जो खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है, मेढक का कूदना, पेट में भोजन की गति, हृदय का धड़कना या हाथ से लिखना। अब ऑप्शन है बी और सी, ए, बी और सी, ए और डी, केवल सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन काफी आपको मिलेंगे।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ए और डी, मतलब मेढक का कूदना और हाथ से लिखना, ये दोनों क्या है, स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं इसमें, क्योंकि मेढक खुद मतलब चाहेगा तभी वो कूदेगा, ठीक है, और हाथ से लिखना वो भी हमारा अपने आप होगा। भोजन में जो पेट में भोजन की गति है वो स्वैच्छिक नहीं है, और हृदय का धड़कना भी स्वैच्छिक नहीं है कि अपनी इच्छा से धड़काएं उसको, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या एस्ट्रोजन? तो ये काफी इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये आपको पता भी होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये क्या होता है, ये वृषण होते हैं, पुरुषों में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, ठीक है। थायरॉक्सिन में क्या होता है, ये थायराइड ग्रंथि श्वास नली होती है, ठीक है। फिर इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, आग्नाशय से श्रावण होता है इसका। और एस्ट्रोजन ये ग्राफियन फॉलिकल से या इसका एस्ट्रोजन का श्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डिंब वाहिनी, मूत्र वाहिनी, मूत्र मार्ग या शुक्र वाहिका? मानव नरों में मूत्र और वीर्य के समान प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, मूत्र मार्ग, ठीक है। और एक और चीज आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, मैंने हमेशा कहा है कि ये देखिए आपका ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें भी देखिए बायो के क्वेश्चन काफी ज्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि बायो के क्वेश्चन ज्यादा इसलिए भी आएंगे क्योंकि मैथ साइंस में मैथ्स वालों को ऑलरेडी 50 नंबर का बेनिफिट उधर मिल रहा है। तो ऐसा यहाँ पेपर भी जो आपका सेट होके आएगा उसमें हो सकता है 25 क्वेश्चन आपके बायो के ही हों और बाकी दोनों में 25-25 हो, 25 में दोनों चीजें हों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? संभोग, गर्भ निरोधक, गर्भधारण या निषेचन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, गर्भ निरोध, ठीक है, गर्भ निरोध। और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कॉपर टी का प्रयोग गर्भ निरोधक के लिए किया जाता है या महिलाओं के गर्भाशय में डाला जाता है, ठीक है। एक बार कॉपर टी सही प्रकार से आरोपित हो जाने पर यह युग्मनज और गर्भाशय की दीवारों के बीच बाधा के रूप में कार्य करने लगता है, जिससे महिला गर्भधारण से बच जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? रक्त के थक्के जमने की विफलता, गर्भाशय में ब्लास्ट ब्लास्टोसिस्ट का बनना, डिंब की अपरिपक्वता या तंत्रिका शोथ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रक्त के थक्के जमने की विफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, मधुमेह सामान्यता किसका परिमाण है? कम इंसुलिन स्राव, कम थायरॉक्सिन स्राव, कम एस्ट्रोजन स्राव, स्राव या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो काफी इजी है, आप लोग ऐसे ही आपको इसमें तो कर सकते हैं आप लोग। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कम इंसुलिन स्राव से, ठीक है। मधुमेह सामान्यतः कम इंसुलिन स्राव के कारण होता है। और ये मधुमेह किससे संबंधित होता है? अग्नाशय से संबंधित रोग होता है जो इंसुलिन के कम श्रावण के कारण उत्पन्न होता है। इंसुलिन दो प्रकार का कार्य करता है, पहला, भोजन का कार्बोहाइड्रेट वाला भाग पचाकर शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, जो इंसुलिन की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया से खंडित होकर तंतुओं में मिल जाता है। इसके अभाव में यह शर्करा रक्त में चली जाती है। और दूसरा क्या है, इंसुलिन यकृत एवं पेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, यह शर्करा मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है 139, जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषकों से मिनी माता रोग होता है? काफी फेमस क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोगों को पता होना चाहिए। सेलमोनीला, मिथाइल मरकरी, लेड, सीसा या परक्लोराइड? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मिथाइल मरकरी, ठीक है, मिथाइल मरकरी। मिनी माता रोग पारा या मरकरी के विषाक्तता के कारण होता है। मिथाइल मरकरी या पारा आप कह सकते हैं कि विषाक्तता के कारण होने वाला विकार, जो जापान में मिनी माता खाड़ी के निवासियों में वर्णित किया गया है, इसी के लिए इसका नाम मिनी माता रखा गया है। नेक्स्ट है, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, विब्रियो, लैक्टोबैलिसिस या स्पिरिल्ला? स्प्रिल्ला। तो 140 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, लैक्टोबैलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, ठीक है, इसका निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? यूलोथ्रिक्स, क्लेडो क्लेडोफोरा, रिक्सिया या मर्सिलिया? काफी अच्छे क्वेश्चन थे, उम्मीद है आप लोगों को भी काफी अच्छा ये लग रहा होगा, ठीक है। और सोशल साइंस का भी आपका मतलब डेली एक आपका साइंस और एक आपका सोशल साइंस आता रहेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, रिक्सिया, ठीक है।
निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया? तो इसको रिक्सिया को ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। ये नम भूमि पेड़ के तनों, चट्टानों आदि पर उगते हैं। ठीक है। वाष्पोर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, क्या होता है? रंध्र के द्वारा होता है, बाह्य त्वचा के द्वारा है, संवहनी मंडल के द्वारा, या आवरण के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए है, रंध्रों के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। जब पौधों के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है? ऋणात्मक अनुवर्तन, धनात्मक अनुवर्तन, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, या धनात्मक प्रकाशानुवर्तन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। नेक्स्ट मतलब प्रकाश अनुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। डैश है का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है? वनीला, आंवला, इमली, या फिटकरी? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, वनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है? डीएनए एडिटिंग, डीएनए स्लाइसिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या डीएनए एम्प्लीफिकेशन? 145। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करता है। ठीक है। इसमें क्या करता है, किसी भी व्यक्ति की सभी कोशिकाएं, चाहे रक्त हो या त्वचा या शुक्राणु या बाल, सभी में एक प्रकार के डीएनए होते हैं। आपराधिक जांच में डीएनए प्रोफाइलिंग एक फॉरेंसिक तकनीक है जो आपराधिक संदिग्धों की प्रोफाइल की डीएनए सबूतों से तुलना करती है। इसका विकास देखिए किसने किया था? 1984 में, 1984 में एलेक जेफरी ने, एलेक जेफरी, ठीक, एलेक जेफरी ने इसका मतलब इसका विकास किया था। और डीएनए एडिटिंग, जो डीएनए एडिटिंग है ये किससे संबंधित है? मानव भ्रूण से संबंधित। और डीएनए स्लाइसिंग जो है जीन में परिवर्तन से संबंधित है। और डीएनए एम्प्लीफिकेशन जो है जीन क्लोन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, पर्ल केड्रिक, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने 1949 से लेकर 1823 चेचक के टीके के आविष्कारक थे। ठीक है, एडवर्ड जेनर जो थे ये चेचक के टीके के आविष्कारक थे। और जेनर को इक्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है, इक्यूनोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोग देख लीजिए, इक्यूनोलॉजी, लॉजी, इसका क्या कहा जाता है? फादर, फादर ऑफ इक्यूनोलॉजी का। ठीक है। रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा और एंथ्रेक्स द्वारा 6 रोगों पर गहन अध्ययन किया तथा यह सिद्ध कर दिया कि कई रोग सूक्ष्म रोगों के कारण होते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। ठीक है, तो सबका यहाँ पर पता चल गया। नेक्स्ट है, एक परजीवी पौधा है, क्या है? आर्किड, लीच, टीक, या कस्कुट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, कस्कुट जो है वो एक क्या है? परजीवी पौधा है। यह एक प्रकार की लता है जो बबूल, कीकर, बेल पर एक पीले जाल के रूप में लिपटी रहती है। इसको आकाश बेल, अमर बेल भी कहते हैं। इसकी लता और बीज का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? लॉर्लिक, लॉरिक्स, टेस्टोस्टेरोन, ग्रसनी, एडम का सेब? तो इसको कहते हैं एडम का सेब। ठीक है, ऑप्शन डी, एडम का सेब कहते हैं। और गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे एडम का सेब कहा जाता है। ठीक है, एडम्स एप्पल। मनुष्य के गले में श्वसन नलिका ट्रेकिया के दोनों ओर लैक्सिस के नीचे स्थित रहती है। लैरिक्स या स्वर तंत्र, श्वास श्वसन मार्ग का वह भाग है जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण डैश 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 का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे की बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप में किया जाता है? पेप्टाइड, पेक्टिन, पेप्टोन, या लैक्टोज? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पेक्टिन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। जनन ग्रंथि जो गोनाड में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है।
काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। ठीक। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सारे आपके 50 क्वेश्चन पूरे यहाँ पे थे। और आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, क्योंकि आप देखिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। इसमें आप लोग जितना आपका स्कोर बन रहा हो वो आप लोग बताते चलिए, तो मुझे ये पता चलता रहेगा कि आप लोगों में कुछ सुधार हो रहा है कि नहीं डेली डेली। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं, और इसमें अगर कोई कमी आपको लग रही हो तो आप लोग बता सकते हैं। तो ये एक चीज आप लोग समझ लीजिए, ये जैसे यूथ का है उसमें 10 प्रैक्टिस सेट है, इसी तरीके से ई दृष्टि का है, उसमें 7 प्रैक्टिस सेट है, तो 17 होगा। तो कम से कम 3-4 और मिला के सब मैं लेके आऊंगा, और कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिए जाएंगे। 30-30 साइंस का 30 और सोशल साइंस का 30, और फिर उसके बाद मैथ्स का भी करवाएंगे। ठीक है। तो पहले इन सब चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, और अभी क्योंकि 15 दिन के अंदर ही 10-12 दिन के अंदर ही करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगी, और जो साइंस की वन लाइनर चल रही वो भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैथ्स को भी कंटिन्यू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी एक साथ लेके चल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।